हमारा जो अगला टॉपिक था वो था सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज। जैसे कि अनुच्छेद 128 में बताया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। और इस कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अलावा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी बुलाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के उन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी बुलाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हता रखता है। बस इस मामले में ये है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेता है। सहमति से ऐसे न्यायाधीश से लिखित अनुरोध कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति दो आधार पर तदर्थ न्यायाधीशों से अलग होती है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति दो आधारों पर तदर्थ न्यायाधीशों से अलग होता है। पहला क्या है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश के मामले में जरूरी है कि वह मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध के प्रति अपनी सहमति दे। जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं ये जरूरी है कि जो मुख्य न्यायाधीश है उसके अनुरोध के प्रति अपनी सहमति दें, ये जरूरी है। दूसरा जो है इसी में जो मतलब तदर्थ न्यायाधीश जो होते हैं उस पर ये बाध्यता नहीं होती है। ऐसा बाध्यता नहीं है। दूसरा जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश यदि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की भूमिका निभाता है
तो भी वह तकनीकी तौर पर न्यायाधीश नहीं माना जाता है। लेकिन इसको जो है न्यायाधीश को मिलने वाला विशेषाधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, सभी अधिकार विशेषाधिकार प्राप्त होता है। इसके वेतन भत्ते जो है ये राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं। तय किया जाता है और ये जरूरी नहीं रहता है कि इसको अन्य न्यायाधीश के बराबर ही वेतन मिले। ये था। अब हम लोग देखते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 126 में बताया गया है कि यदि कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है या यदि मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थित है या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करेगा। ठीक है, यदि कभी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या यदि मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थित या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करेगा। और यह नियुक्ति तब तक लागू होती है जब तक कि मुख्य न्यायाधीश वापस अपने पद ग्रहण न कर ले। नियुक्ति तब तक लागू जब तक मुख्य न्यायमूर्ति वापस अपना पद ग्रहण न कर ले या फिर नए मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति न हो जाए। नए मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति न हो जाए। ये जी। और ये प्रावधान जो है 1993 के बाद ये प्रावधान नहीं रहा है, इसका कोई महत्व नहीं रहा है, महत्व नहीं रहा है। अब यह तय हो चुका है कि मुख्य न्यायमूर्ति का पद वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मिलेगा और इसका व्यवहारिक अर्थ यही है कि यदि किसी कारण मुख्य न्यायमूर्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश ही उसका स्थान लेगा। अब हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का स्थान।
सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर होंगी जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करेगा। और इससे स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें दिल्ली में ही हो या अनिवार्य नहीं है, और यह भी जरूरी नहीं है कि सभी बैठक एक ही स्थान पर हो। जैसे कि अनुच्छेद 130 की भाषा में अंतर्निहित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक से अधिक स्थानों पर बैठ सकता है, या फिर कुछ उच्च न्यायालयों की तरह इसकी बैठकें भी विभिन्न स्थानों पर बनाई जा सकती है। जो 18वें विधि आयोग था, लॉ कमीशन, इसने अपनी 229वीं रिपोर्ट में, ठीक है, और वो भी 2009 में सुझाव दिया था, ठीक है, कि सर्वोच्च न्यायालय की एक प्रमुख संविधान पीठ जो है वो दिल्ली में से जो है और तथा शेष कार्य जो है 4 अपीलीय पीठ या कानूनी पीठ जो है, अपीलीय पीठ जो है वो बनाई जाए। और ये 4 स्थान कौन कौन से थे? वो था दिल्ली, दूसरा था कोलकाता, तीसरा मुंबई था, इसके अलावा जो है चौथा चेन्नई था या फिर हैदराबाद था, ये था। इसकी सिफारिश उन्होंने की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है इस मामले में उन्होंने रुचि नहीं दिखाया, इसलिए जो है ऐसा चीज़ें मतलब बनाया नहीं गया। अब हम लोग देखते हैं पद की रिक्ति। वैकेंसी ऑफ पोस्ट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद जो है 4 तरीके से रिक्त होता है। का पद 4 तरीकों से रिक्त होता है। पहला तरीका है कि अगर न्यायाधीश की आयु जो है 65 वर्ष हो जाए, ठीक है, तो वो सामान्य प्रक्रिया के अनुसार जो है सेवानिवृत्त हो जाएगा, रिटायर कर जाएगा। दूसरा है कि वह त्यागपत्र दे दें, ठीक है, और त्यागपत्र किसको देना है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे दें। तीसरा तरीका है कि उसको कदाचार, यानी जो साबित कदाचार है, ठीक है, या असमर्थता, ठीक है, इसको यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इंसेप्सिटी, इसके आधार पर पद से हटा दें। ठीक है, और इसको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसको प्रचलित भाषा में महाअभियोग कहा जाता है, इम्पीचमेंट कहा जाता है। लेकिन इसका प्रयोग जो है संविधान में, इस शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है।
और चौथा जो है उसका 65 वर्ष से पहले ही असामयिक मृत्यु हो जाए। ये 4 तरीके से जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया, यानी महाभियोग वाला प्रक्रिया। अगर किसी को पद से हटाया जा रहा है, यानी सामान्य प्रक्रिया से नहीं हट रहा है वो। जैसे कि जो अनुच्छेद 124 का चौथा खंड है, इसमें जो महाभियोग है, इन पे जो महाभियोग लगाया जाता है, इस शब्द का प्रयोग हालांकि संविधान में नहीं है। इस प्रक्रिया का जो है संक्षेप में यहाँ पर यानी कि 124 के चौथे खंड में बताया गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो 124 का 5वां खंड है, इसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध कर सकेगी। और संसद जो है इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए जो है एक अधिनियम पारित किया, और वो है न्यायाधीश जांच अधिनियम। और ये 1968 का अधिनियम है, ये पारित किया, यानी कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 ये पारित किया। और अगर हम लोग जो है अनुच्छेद 124 और इस अधिनियम को मिलाकर पढ़े तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या बनती है। दोनों मिला के हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में, ठीक है, संसद के किसी भी सदन में न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रस्ताव पेश किया जाए। न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रस्ताव पेश किया जाए, और इसमें शर्त यही है कि ऐसा प्रस्ताव जो है लोकसभा में 100 सदस्यों, ठीक है, या फिर राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षरों के साथ जो है अध्यक्ष को दिया जाता है, अध्यक्ष या सभापति को दिया जाता है। हस्ताक्षर के साथ किसको दिया जाता है, अध्यक्ष या सभापति को दिया जाता है। उसके बाद जो है अध्यक्ष या सभापति निर्णय करता है, ठीक है, ये निर्णय करता है कि प्रस्ताव स्वीकार किए जाने योग्य है या नहीं, प्रस्ताव स्वीकार किए जाने योग्य है या नहीं। और इस संबंध में वह ऐसे व्यक्तियों से परामर्श भी कर सकता है जिन्हें वह इसके लिए ठीक समझता है, और उपयुक्त जो सामग्री है, तथ्य है, उस पर भी विचार कर सकता है। यदि वह तय करता है कि प्रस्ताव किए जाने योग्य है तो प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाता है, और उसको लगता है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाने योग्य नहीं है तो प्रस्ताव यहीं ख़त्म हो जाता है। तीसरा है कि अगर मान लेते हैं कि अध्यक्ष या सभापति जो है प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, ठीक है, अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो उसके बाद जो है 3 व्यक्तियों की समिति ये गठित करता है, 3 व्यक्तियों की समिति गठित करता है, और इसमें जो है एक रहता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है,
दूसरा रहता है इसमें उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायमूर्ति रहता है, और तीसरा जो है कोई पारंगत विधि वेत्ता रहता है। ये जो है इस समिति में शामिल रहते हैं, और यह समिति जो है जांच करता है कि जिस न्यायाधीश पे कदाचार का आरोप लगाया गया है वो सही है या नहीं, यानी कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी या असमर्थता से ग्रस्त है या नहीं, इसकी जांच करता है। और यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न्यायाधीश ना तो कदाचार का दोषी है ना ही असमर्थ है, तो यह प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि समिति उसे कदाचार का दोषी या असमर्थ पाती है तो मूल प्रस्ताव के साथ समिति की रिपोर्ट उसी सदन में पेश की जाती है। ठीक है, दोषी पाया तो जो है ये अपनी रिपोर्ट उसी सदन में पेश करेगा, उसी सदन में पेश जहां प्रस्ताव लाया गया था, जहां प्रस्ताव शुरू हुआ था। उसके बाद जो है इस प्रस्ताव के लिए शर्त है कि इसको दोनों सदन से दोनों सदन जो है अलग अलग पारित करें। और पारित करने के लिए शर्त क्या है कि कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, ये शर्त है। और इसके बाद जो है अगर दोनों सदन पारित कर दिया तो प्रस्ताव को जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और अगर राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी कर देता है, राष्ट्रपति आदेश जारी कर दिया, ठीक है, तो वो हट जाता है। बस खाली एक जो इसमें शर्त है, जैसे कि एक अनुच्छेद है 124 का 4 है, इसमें एक शर्त का जिक्र किया गया है, और वो शर्त ये है कि ये सारी प्रक्रिया जो है, ये सारी प्रक्रिया एक सत्र में ही पूरी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। एक केस भी आया था, जैसे कि जो वी रामास्वामी मामला था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि यदि लोकसभा के महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है तो भी महाअभियोग का संकल्प व्यपगत यानी लैप्स नहीं होता। ये बी रामास्वामी मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय सुनाया था, यानी कि अगर लोकसभा व्यपगत हो गया, लैप्स हो गया, तो भी जो है वो महाभियोग चलता रहेगा। और आज तक सर्वोच्च न्यायालय जो है सिर्फ एक के ही संबंध में महाभियोग का प्रस्ताव लाया है, ठीक है। और ये न्यायाधीश जो है, इनका नाम है श्री वी रामास्वामी, ठीक है। इन्हीं का मामला ऊपर था, और इसमें जो है लोकसभा में जो है मतदान हुआ, ठीक है, लेकिन
अपेक्षित बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इन पे भी महाभियोग नहीं चला। अब हम देखते हैं, अब हम लोग लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां। jurisdiction and powers of Supreme Court। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको विश्व के किसी भी न्यायालय के तुलना में बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है। जैसे कि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास भी परिसंघीय न्यायालय हो गया, यानी फेडरल कोर्ट, मूल अधिकार का संरक्षण हो गया, संविधान का अंतिम व्याख्याकार हो गया, ये सारे शक्ति उसको भी प्राप्त है। उसी तरह भारत के भी सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्राप्त है। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, वो सिविल आपराधिक मामलों की अंतिम सुनवाई तो करता ही है, अंतिम निर्णय देता है, साथ ही साथ जो है वो राष्ट्रपति को परामर्श देने की भी शक्ति रखता है। तो इसको जो है हम लोग अलग अलग वर्गों में बांट के देखेंगे। जैसे कि पहले हम लोग देखेंगे इसकी मूल या आरंभिक आधिकारिकता क्या है। आरंभिक आधिकारिकता क्या है, यानी इसके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ये देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे हम लोग रीट आधिकारिकता क्या है इसका। हालांकि इस पे हमने पहले चर्चा कर चुका है, अनुच्छेद 32 में ये था, लेकिन वापस इसको देखेंगे। रीट ज्यूरिसडिक्शन। इसके अलावा हम लोग जो है अपीलीय आधिकारिकता देखेंगे। और इसके अंतर्गत जो है हम लोग ढेर सारा देखेंगे, जिसमें संवैधानिक विषयों से जुड़े हुए अपील होगा, साथ ही जो सिविल मामला है उससे जुड़े हुए अपील होंगे, आपराधिक मामलों से जुड़े हुए अपील होंगे, ये सारे होंगे। इसके अलावा अंत में हम लोग देखेंगे एक सलाहकारी आधिकारिकता, ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग अभिलेख न्यायालय की शक्तियां देखेंगे। न्यायालय की शक्तियां देखेंगे। जो पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है वो देखेंगे। इसके बाद जो हम लोग इसी में देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, इस पे भी हमने चर्चा किया था। इसके अलावा जो है एक अन्य शक्तियां देखेंगे, जिसमें जो बचा हुआ होगा शक्तियां, वो आधिकारिकता, ठीक है। ये देखें, हम लोग पहले मूल या आरंभिक आधिकारिकता देखते हैं। मूल या आरंभिक आधिकारिकता, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। मूल आधिकारिकता का मतलब क्या होता है कि इन मामलों में किसी वाद की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि इन मामलों में किसी वाद यानी लिटिगेशन की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है, ये है।
और ये जो है अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसे भी ये शक्ति प्राप्त है, ठीक है, तो उसी के समान माना जा सकता है। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के समान माना जा सकता है। और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 131 में किया गया, 31 में किया गया। और जो मूल अधिकारिकता है इसके अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय 3 तरह के मामलों की सुनवाई करता है, 3 तरह के मामलों की सुनवाई करता है। एक ये रहता है कि एक तरफ जो है भारत सरकार हो गया, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है एक या एक से अधिक राज्य सरकारें, एक से अधिक राज्यों की सरकार रहती है। इस विवाद को देख सकता है। दूसरा जो है एक तरफ जो है एक या एक से अधिक एकाधिक राज्य मान लेते हैं ये है, और दूसरी तरफ जो है वापस एक या एकाधिक राज्य है। अगर इन दोनों के मध्य विवाद है, ठीक है, तो ये भी मूल अधिकारिकता के अंतर्गत देखता है। तीसरा जो है मान लेते हैं कि एक तरफ भारत सरकार है, ठीक है, और साथ ही जो है एक या एकाधिक राज्य है इसके साथ, और दूसरी तरफ जो है एक या एकाधिक राज्य है। अगर इसके मध्य विवाद है तो वो भी जो है अपनी मूल अधिकारिकता के अंतर्गत देखता है। जैसे कि जो अनुच्छेद 131 है इसमें संकेत किया गया है कि मूल क्षेत्राधिकार के अपवाद क्या क्या होंगे। मूल क्षेत्राधिकार के अपवाद, इसका भी संकेत इसमें किया गया है, यानी कि किस तरह के मामलों को सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 331 के भीतर स्वीकार नहीं कर सकता। और ये जो अपवाद है ये 3 तरह के अपवाद हैं, यानी कि ऐसे मामलों को सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 131 के तहत स्वीकार नहीं कर सकता। ये 3 तरह के मामले हैं। पहला है कोई भी नागरिक इस अनुच्छेद के तहत केंद्र या राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाएगा, विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि केवल केंद्र और राज्यों की सरकारें ही इस अनुच्छेद के अंतर्गत मामले उठा सकती है। दूसरी चीज़ है कि जो अनुच्छेद 131 है इसके परंतुक में यानी कि जो प्रोविज़ो है इसमें बताया गया है कि संविधान के आरंभ से पहले की गई किसी संधि का मतलब ट्रीटी, संधि या करार यानी एग्रीमेंट, करार, सनद SAND सनद या ऐसा ही किसी अन्य लिखित
यानी इंस्ट्रूमेंट अन्य लिखत से जुड़े इस अनुच्छेद से जुड़े मामले इस अनुच्छेद के अधीन नहीं उठाए जा सकेंगे, नहीं उठाए जा सकेंगे। यानी अनुच्छेद 131 के परंतुक में बताया गया है कि संविधान आरंभ से पहले की गई किसी संधि, करार, सनद या ऐसी ही किसी अन्य लिखत से जुड़े मामले इस अनुच्छेद के अधीन नहीं उठाए जा सकेंगे। और जो इसका तीसरा अपवाद है वो ये है कि संविधान के अन्य अनुच्छेदों में कहा गया है कि उनमें वर्णित विषयों के संबंध में अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा नहीं लाया जा सकेगा। और ऐसा कहाँ कहा गया है? तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अनुच्छेद 262 है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है जो अंतर्राज्यीय जल निकाय है, अंतर्राज्यीय जल आयोग है, इसको इंटर स्टेट वाटर कमीशन कहते हैं, ठीक है। इसमें जो मामला निर्दिष्ट किया गया मामला अनुच्छेद 131 का विषय नहीं है, ठीक है। ये अपवाद था। अब हमारा दूसरा क्या था? दूसरा रीट अधिकारिकता था। रीट अधिकारिकता, रीट जुरिस्डिक्शन। और जैसे कि हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी कि इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 32 में है, इसकी चर्चा की गई है। और इसके तहत जो मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए जो है 5 तरह की रीट दी गई है। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रसिद्ध रीटें हैं, जैसे कि एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। दूसरा परमादेश है, इसी तरह एक प्रतिषेध है, इसी तरह एक उत्प्रेषण है, इसी तरह जो है वो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा है, ठीक है। ये 5 जो है रीट उनको दिए गए हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस शक्ति का व्यापक प्रयोग किया है। और विशेष रूप से जो 1980 के बाद लोकहितवाद थे उसके माध्यम से रीट अधिकारिकता जो है वो अत्यंत प्रभावशाली हो गया। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रीट अधिकारिकता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रीट अधिकारिकता दिया गया है, ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। यानी कि विधायिका जो है वो संविधान संशोधन करके इसे नहीं छीन सकती है।
संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। यानी संसद इस शक्ति को ना तो कम कर सकती है ना ही समाप्त कर सकती है। इसी तरह एक अनुच्छेद और है, वो है 139। हमने इसका भी जिक्र करा था। इसमें संसद को अधिकार दिया गया है, संसद को अधिकार दिया गया है कि यदि वह उचित समझे तो सर्वोच्च न्यायालय की रीट आधारितता का विस्तार जो है अन्य विषयों पर भी कर सकता है। यदि वह उचित समझे तो सुप्रीम कोर्ट की रीट अधिकारिता का विस्तार अन्य विषयों पर भी कर सकती है। और अभी तक संसद जो है ऐसा नहीं किया। ये था हमारा रीट अधिकारिता। अब हमारा जो तीसरा है वो है अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता और इसके अंतर्गत जो है हम लोग ढेर सारा देखेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सिविल और आपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ढेर सारा आ जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा आपराधिक यानी क्रिमिनल सभी तरह के मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय है। और जो अपीलीय अधिकारिता है सुप्रीम कोर्ट की, वो अनुच्छेद 132, 133, 134 और 136 में जो है दिया गया है। जैसे कि हम लोग इसके अंतर्गत जो है देखेंगे, पहले देखेंगे कि संवैधानिक विषयों से जुड़ी हुई अपील क्या क्या है। अपील है अपील्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 132 के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि किसी उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, ठीक है, डिक्री या अंतिम आदेश से कोई ऐसा प्रश्न जुड़ा है जो संविधान से संबंध विधि का सारवान प्रश्न है। विधि का सारवान प्रश्न, यानी इसको क्या कहा जाता है? सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। है और उच्च न्यायालय इस आशय का प्रमाण दे देता है कि सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील की जा सकेगी। ठीक है, और ये मामला जो है सिविल भी हो सकता है और आपराधिक भी हो सकता है, या अन्य मामले भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है, वह है विधि का सारवान प्रश्न।
ये क्या होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने कुछ निर्णय में इसको स्पष्ट किया है। स्पष्ट किया है कि विधि का सारवान प्रश्न क्या होता है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि अधिकृत किसी प्रश्न पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में मतभेद है। कोई प्रश्न है जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों में मतभेद हो, ठीक है, और इस प्रश्न पे, ठीक है, इस प्रश्न पे जो है सर्वोच्च न्यायालय कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया है, अभी तक निर्णय नहीं दिया अभी तक, ठीक है। तो इसको विधि का सारवान प्रश्न माना जाएगा। दूसरा है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मामले में किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत निर्णय दिया हो। यदि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मामले में किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत निर्णय दिया हो, किंतु अभिव्यक्त रूप से उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटा ना हो, तो इसे विधि का सारवान प्रश्न माना जाएगा। क्योंकि ऐसे मामलों में ये संशय हो जाता है कि आखिर वास्तविक विधि क्या है, तो इसलिए जो है इसको विधि का सारवान प्रश्न माना जाता है। इसी तरह जो है अगर मान लेते हैं कि संविधान के किसी उस उपबंध की स्पष्ट व्याख्या किए जाने की ज़रूरत है, ठीक है, संविधान की किसी उपबंध की स्पष्ट व्याख्या की जानी हो तो इसे भी विधि का सारवान प्रश्न माना जाएगा। क्योंकि ऐसे किसी भी मामले में उस पर स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिर इसका मतलब क्या है, तो उसे भी जो है विधि का सारवान प्रश्न माना जाता है। और जिन मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्णय उपलब्ध हैं, वो चाहे जितने भी महत्वपूर्ण है, उसे विधि का सारवान प्रश्न नहीं माना जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। इसमें ये था संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील। दूसरा ले लेते हैं हम लोग, इसको ए कर देते हैं, दूसरा बी में लेते हैं, सिविल मामलों से जुड़ी अपील। जुड़ी अपीलें। ठीक है। तो मूल प्रावधान में ये था कि मूल संविधान में ये प्रावधान था कि 20,000 से अधिक रुपए की से अधिक राशि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, अपील की जा सकती है। और चूँकि ये है कि अभी के समय में ये पैसे अधिक नहीं है, इसलिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा था। इसलिए जो है एक संविधान संशोधन लाया गया, वो था 30वां संविधान संशोधन 1972। ठीक है, इसके द्वारा जो है इसको हटा दिया गया। ठीक है, और वर्तमान में जो है अनुच्छेद 133 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी सिविल मामला तभी लाया जा सकता है, जब वह 3 शर्त पूरी करता है, 3 शर्तें पूरी करता है। और इसमें पहला शर्त है कि इसमें विधि का सारवान प्रश्न निहित हो, विधि का सारवान
प्रश्न निहित हो। दूसरा है कि वह प्रश्न समान महत्व का हो, समान महत्व का प्रश्न हो। इसका कहने का मतलब ये है कि पक्षकारों के अलावा बहुत से अन्य व्यक्ति या लंबित मामलों पर भी उनका प्रभाव पड़ता हो। ठीक है, इसलिए समान महत्व का प्रश्न हो। और तीसरा है कि उच्च न्यायालय की राय में, उच्च न्यायालय की राय में प्रश्न का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक हो, किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो ही ऐसे मामलों में सिविल मामलों से अपील की जा सकती है। अगला था हमारा, वो है आपराधिक मामलों की, आपराधिक मामलों से जुड़ी अपीलें। इसमें क्या प्रावधान है कि जो आपराधिक मामले हैं उसकी अपील दो तरह से की जा सकती है। ठीक है, आपराधिक मामलों में अपील दो तरह से की जाती है, दो तरह से अपील की जा सकती है। पहला है उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के साथ। ठीक है, उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के साथ अपील की जा सकती है, या फिर जो है उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना अपील की जा सकती है। बिना अपील की जा सकती है। अगर उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के साथ अपील की जा रही है तो इसमें सिर्फ इतना ही है कि उच्च न्यायालय की राय में, उच्च न्यायालय की राय में किसी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है ना, अपेक्षित है। इसमें जो है विधि का सारवान प्रश्न का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब ऐसा नहीं लिखा गया कि जिसमें विधि का सारवान प्रश्न नहीं है तो प्रश्न का प्रयोग नहीं, ठीक है, प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है बहुत सारे निर्णय में ये संकेत दिया है कि सिर्फ असाधारण परिस्थिति में ही उच्च न्यायालय को अपील का प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। ठीक है, ये कहा है कि सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही उच्च न्यायालय को अपील का प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए। और इसमें दो परिस्थिति का उल्लेख किया गया है। एक बताया गया है कि जिसमें विधि का सारवान प्रश्न निहित हो, सारवान प्रश्न निहित हो। यह अनुच्छेद में नहीं लिखा था, इसको बस वो अपने निर्णय के द्वारा बताया है कि जिसमें विधि का सारवान प्रश्न निहित हो और दूसरा जो है अधिक गंभीर अन्याय की आशंका हो, तभी जो है प्रमाण पत्र के साथ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। और आपराधिक मामले में जो दूसरा रास्ता खुला है वो है कि उच्च न्यायालय में जिसमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है, प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, ये दूसरा रास्ता है। और इसमें क्या है कि पीड़ित व्यक्ति को अधिकार है कि वह कुछ विशिष्ट स्थितियों में, कुछ विशिष्ट
स्थितियों में अधिकार पूर्वक सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की याचिका दायर कर सकता है, दायर करें। और मूल संविधान में जो है इसमें 2 स्थिति बताया गया था, ठीक है, 2 स्थितियां बताई गई थी। और वो स्थितियां क्या था कि अधिसत्र न्यायालय यानी सेशंस कोर्ट ने किसी अभियुक्त की दोष मुक्ति का आदेश दिया हो, किंतु उच्च न्यायालय ने अपील की सुनवाई में दोष मुक्ति के आदेश को पलटते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराया हो। और मृत्युदंड का आदेश दिया हो। ये एक पहली स्थिति है। इसके अलावा जो दूसरा स्थिति है, इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने किसी अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगवा लिया हो और उस मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड का आदेश दिया हो। अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड का आदेश दिया हो। इसमें ध्यान रखना जरूरी है कि शेष किसी भी परिस्थिति में जो है अधिकार के रूप में जो है मतलब आपराधिक मामलों से जुड़े अपील नहीं की जा सकती है। जैसे कि अधिसत्र न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु के आदेश को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा हो या उम्र कैद में बदल दिया हो या अभियुक्त को निर्दोष घोषित करके मुक्त कर दिया हो, तो ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि एक अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद है 134 का दूसरा, ठीक है। इसमें संसद को शक्ति देता है, यह अनुच्छेद संसद को शक्ति देता है कि वह आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अपील ग्रहण करने की आधिकारिकता को बढ़ा सकती है। और संसद ने इसी का तो प्रयोग किया, बढ़ा सकती है, और संसद ने इसी का प्रयोग करके आधिकारिकता को बढ़ाया है। इसमें जो है कहीं भी नहीं लिखा है कि वो कम कर सकती है, वो सिर्फ बढ़ा सकती है। और इसी का प्रयोग करते हुए 1970 में एक अधिनियम पारित किया, उसको कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार विस्तार अधिनियम 1970, यानी कि द सुप्रीम कोर्ट enlargement of
क्रिमिनल appellate jurisdiction एक्ट 1970 ये था। और इस अधिनियम के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता का विस्तार किया गया। है और इसके तहत जो है, इसके तहत दो अन्य स्थिति में भी त्वरित पक्ष को प्रमाण पत्र के बिना सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। और वो क्या है कि अधि सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट ने किसी अभियुक्त को दोष मुक्त किया हो, ठीक है, अभियुक्त को दोष मुक्त किया हो, किंतु उच्च न्यायालय ने अपील की सुनवाई में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए मृत्यु दंड दे दिया हो, दोषी ठहराते हुए उम्र कैद दिया हो, ठहराते हुए उम्र कैद या फिर कम से कम 10 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई है। ये एक स्थिति दिया गया। दूसरा दिया है कि यदि उच्च न्यायालय ने किसी अधीनस्थ न्यायालय से कोई मुकदमा अपने पास मंगवा लिया हो और अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद या कम से कम 10 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई। तो ये अन्य दो मामलों में भी वो जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं विशेष अनुमति की अपीलें क्या है। विशेष, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये दूसरा था हमारा, नहीं ये तो आपराधिक मामले थे, ये 5वां हो जाएगा। विशेष अनुमति की अपीलें, अपील्स बाय स्पेशल लीव। अभी तक जो हमने देखा था वो था अनुच्छेद 132 के संवैधानिक विषयों और अनुच्छेद 133 में जो सिविल मामला था। जैसे कि अनुच्छेद 132 में जो संवैधानिक मामले थे, ठीक है, इससे जुड़े संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील का प्रावधान देखा हमने। ये था अनुच्छेद 133 में सिविल मामलों से हमने देखा, सिविल मामलों से जुड़ी अपील का प्रावधान। इसके अलावा अनुच्छेद 134 में हमने जो है आपराधिक मामलों से देखा था, आपराधिक मामलों से जुड़ी अपील का प्रावधान।
इसके अलावा एक अनुच्छेद है 136, इसका उद्देश्य जो है उन विषयों से है जो तीनों में शामिल नहीं है, उन विषयों पर अपील की शक्ति देना है जो या तो इन तीनों में शामिल ना हो पाए हो या कोई अन्य विशिष्ट परिस्थिति बन गई हो। या फिर इसको हम लोग एक अर्थ में ये भी कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के पास अपील ग्रहण करने की ये अवशिष्ट शक्ति है। ठीक है, जो रेसिडुअल पावर के तौर पर इसको दिया गया, रूप में इसको दिया गया। और सर्वोच्च न्यायालय इसके अंतर्गत किसी भी मामले से जुड़ी हुई अपील को स्वीकार कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इसके अंतर्गत किसी भी मामलों से जुड़ी हुई अपील स्वीकार कर सकता है, चाहे वह मामला सिविल प्रकृति का हो या आपराधिक प्रकृति का, या आपराधिक प्रकृति का हो या अन्य प्रकार का हो, ये कर सकता है। बस अपील की शक्ति का एक ही अपवाद है, और वो अनुच्छेद 136 के दूसरे खंड में दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि सशस्त्र बलों यानी जो आर्म्ड फोर्सेस है, इससे संबंधित किसी विधि के अधीन गठित किसी न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णयों के विरुद्ध ऐसी अपील स्वीकार नहीं की जा सकती, स्वीकार नहीं की जा सकेगी। यानी व्यवहारिक अर्थ में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 136 के तहत कोर्ट मार्शल के निर्णय के विरुद्ध अपील स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 136 के तहत कोर्ट मार्शल के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें स्वीकार नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ। और शेष किसी भी तरह का अगर मामला है तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 136 के तहत अपील सुन सकता है। अब हम लोग देखते हैं सलाहकारी अधिकारिकता क्या है इसके पास। इसमें हम लोग जो है अनुच्छेद 143 को देखेंगे। अधिकारिकता, इसको एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। और अनुच्छेद 143 के तहत जो है अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को जो है सलाहकारी अधिकारिकता दिया गया है, ये दिया गया है। और इसके दो खंड हैं, एक है अनुच्छेद 143 का पहला खंड
और दूसरा है अनुच्छेद 143 का दूसरा खंड। और ये दोनों खंड जो है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। बस दोनों में विषय वस्तु अलग है। जैसे कि अगर हम लोग अनुच्छेद 143 के पहले खंड को देखें तो इसके अनुसार कहा गया है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात, यानी कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसा व्यापक महत्व का है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वो ठीक समझता है राष्ट्रपति को अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। ठीक है, ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। अगर इस अनुच्छेद में देखें तो बहुत से महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन पर प्रश्न उठते हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर उसकी व्याख्या भी की गई है। जैसे कि पहला प्रश्न ये उठता है, अगर इस पर प्रश्न की बातें की जाए तो पहला प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति को प्रतीत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति को प्रतीत शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका अर्थ जो है राष्ट्रपति के प्रतीत होने से है, ठीक है, या मंत्रिपरिषद के प्रतीत होने से है। तो इसमें जो है न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है, विवेकाधीन शक्ति नहीं है। इसका मतलब है कि वह मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार जो है इसका प्रयोग करेगा। ये पहला प्रश्न था। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न उठता है उसमें ये कि क्या राष्ट्रपति द्वारा पूछे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय के लिए राय देना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए राय देना अनिवार्य है, यानी उस पर बाध्यता है कि वो राय देगा ही देगा। तो इसके लिए 1958 में एक मामला आया
और वो था केरल शिक्षा विधेयक, केरल शिक्षा विधेयक, ठीक है, केरला एजुकेशनल बिल, ठीक है, ये मामला था। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 143 के पहले खंड में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो न्यायालय जो है राय देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, के लिए न्यायालय के लिए राय देना बाध्यकारी नहीं है, ये चीज़ें। तीसरा प्रश्न जो है वो ये था कि राष्ट्रपति द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी। पूछे जाने वाले, जो राष्ट्रपति पूछेगा, प्रश्नों की प्रकृति ये था। तो इसके संबंध में जो है अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह प्रश्न जो है विधि या तथ्य यानी कि लॉ या फैक्ट का होना चाहिए, ठीक? जैसे कि उस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है कि विधि या तथ्य का होना चाहिए। और इसमें यह भी कहा गया कि जो प्रश्न उत्पन्न हुआ है या जिसके उत्पन्न होने की संभावना है वह न्यायालय से पूछा जा सकता है। तो इसका अर्थ ये है कि प्रश्न वास्तविक होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, प्रश्न वास्तविक हो, क्योंकि इसमें उठे जाने की संभावना है, तो इसका मतलब प्रश्न वास्तविक नहीं, काल्पनिक भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, प्रश्न काल्पनिक भी हो सकता है, लेकिन कल्पना जो है वह निरंकुश या अतार्किक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो एक और प्रश्न था कि अनुच्छेद 143 के पहले खंड के तहत पूछा गया प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय सभी न्यायालय या भारत सरकार पर बाध्यकारी है। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय जो है राय देगा ये सभी न्यायालयों या भारत सरकार पर बाध्यकारी है या नहीं। तो वही था, यानी केरल शिक्षा विधेयक, इसी मामले में ये 1958 का था। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इसकी दी गई राय जो है, यानी सर्वोच्च न्यायालय की राय जो है वो सम्मान के योग्य है, सम्मान के योग्य है, इसका मतलब रिस्पेक्टेबल है, रिस्पेक्टेबल तो है किंतु बाध्यकारी नहीं है। यानी किसी को मानना है तो ठीक है माने, अर्थात ना माने बाध्यकारी नहीं है। और वर्तमान में जो है यही सिद्धांत माना जाता है, ठीक है। अब हम लोग जो है अनुच्छेद 143 के दूसरे खंड को देखें तो इस संबंध में भी सलाहकारी अधिकारिकता से है। और इसमें कहा गया है कि यदि कोई विषय अनुच्छेद 131 के परंतुक में वर्णित है तो राष्ट्रपति उसे सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा, निर्दिष्ट कर सकेगा। और सर्वोच्च न्यायालय विचार करने के बाद अपनी राय देगा। और जो अनुच्छेद 131 है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिकता से है, मूल अधिकारिकता से। यानी कि वो मूल अधिकारिकता क्या था, संघ एवं राज्यों का विवाद था, जिसमें हमने 3 तरह के विवाद देखे थे, आपसी,
विवाद था। और इसके प्रंतुक में लिखा गया है कि संविधान के लागू होने से पहले, यानी इसके प्रंतुक में क्या लिखा गया है, तो इसके प्रंतुक में लिखा गया है, लिखा है कि इस संविधान के लागू होने से पहले की गई किसी संधि यानी ट्रीटी, करार, एग्रीमेंट, सनद या किसी अन्य लिखित इंस्ट्रूमेंट से उत्पन्न विवादों को इस अनुच्छेद के तहत नहीं उठाया जा सकेगा। और अनुच्छेद 143 का दूसरा खंड जो है राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह इस तरह के मामलों पर न्यायालय की राय ले सकें। और इसका अर्थ है कि संघ और राज्य की सरकारें संविधान पूर्व किसी समझौते के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं कर सकता है, अगर संविधान से पहले कोई संधि वगैरह हुआ है या समझौता। किंतु राष्ट्रपति ऐसे प्रश्न पर सलाह मांग सकता है। ऐसा करने का कारण यही था कि अनावश्यक विवादों को उत्पन्न होने से रोका जाए। राष्ट्रपति को यह शक्ति इसलिए दी गई है ताकि किसी गंभीर विवाद की स्थिति में न्यायालय की कानूनी राय ली जा सके। और अभी तक राष्ट्रपति की ओर से जो है इसके तहत कोई भी प्रश्न नहीं पूछा है, कोई, यानी राष्ट्रपति कोई प्रश्न इसके तहत अभी तक नहीं पूछा है। ठीक है, तो इस अनुच्छेद का महत्व जो है भविष्य के लिए हो सकता है, अभी तो वर्तमान में नहीं दिख रहा है। अब हमारा जो अगला था वो था अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ। सुप्रीम कोर्ट को ये भी है, पावर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। और इसके लिए अनुच्छेद क्या है, 129 है, क्योंकि इसमें घोषणा किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होगा और उसको अपने अवमान यानी कंटेम्प्ट के लिए दंड देने की शक्ति होगी, के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होगी, ये कहा गया। देखो, अभिलेख न्यायालय की ना दो विशेषता होती है। अभिलेख न्यायालय की विशेषताएं, ठीक है, ये दो होता है। एक पहला होता है ये कि इसका जो भी निर्णय है, यानी कि इसके सभी निर्णय यानी जजमेंट, ठीक है, आदेश यानी ऑर्डर्स, निर्देश डायरेक्शंस, ये सारे जो है अस्थाई स्मृति में सुरक्षित रखे जाते हैं।
अस्थाई स्मृति यानी इटरनल मेमोरी में सुरक्षित रखे जाते हैं। और क्यों सुरक्षित रखे जाते हैं? इसके नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय है, ताकि सभी अधीनस्थ न्यायालय इन्हें पूर्व उदाहरण के तौर पर प्रेसिडेंट्स के रूप में प्रयुक्त कर सकें। और जो प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय है, प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकारी होता है, बाध्यकारी होता है कि वह अभिलेख न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को विधि माने तथा समान प्रकृति के विवादों में उसी निर्णय का अनुसरण करें। ये इसकी विशेषता होती है। दूसरी विशेषता इसकी होती है कि अभिलेख न्यायालय उसे अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होती है, उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है। ये विशेषता होती है। और संविधान में न्यायालय की अवमानना वाक्यांश का प्रयोग है, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ नहीं स्पष्ट किया गया है। संविधान में न्यायालय की अवमानना इसका प्रयोग है, लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। और इसका अर्थ निर्धारित करने के लिए जो है संसद ने एक अधिनियम पारित किया, और वो अधिनियम है न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 ये पारित किया। और इसमें जो है इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है कि किन किन मामलों में दंड दिया जा सकता है या किन किन मामलों को न्यायालय की अवमानना समझा जाएगा। अब हमारा अगला जो है वो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ये है। और हमने इसको पहले भी देखा था, ठीक है। भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास तो ये है ही, साथ साथ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, ठीक है। और संविधान में जो है किसी भी अनुच्छेद में इसका स्पष्ट वर्णन नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में स्पष्ट वर्णन नहीं है। तो हमने देखा था कि अनुच्छेद 13 से 32 से 132 से और 133 से जो है ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट को मिला है, या फिर इसको लिख सकते हैं कि यह शक्ति निगमित होती है यानी उत्पन्न होती है। और संविधान लागू होने के समय से अभी तक सर्वोच्च न्यायालय की यह शक्ति जो है घटती बढ़ती रही है। जैसे कि अगर हम लोग इसको चरण में बांट के देखें तो जो पहला चरण था, ठीक है,
यानी इसको फर्स्ट फेज कहते हैं, मतलब समय के अनुसार देख रहे हैं। और इसको हम लोग जो है 1950 से 1966 तक लेते हैं। तो इस कालखंड में जो है इसको इतिहास में इसको पहला चरण माना जाता है। और इस दौर में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोपन की शक्ति का प्रयोग तो किया, लेकिन विनम्र रूप में प्रयोग किया था, विनम्र रूप में इस शक्ति का प्रयोग किया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 368 द्वारा संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को जो है न्यायिक पुनर्विलोपन के दायरे में लाया था। के दायरे में लाया। ठीक है, इसी तरह जो इसका दूसरा चरण है यानी सेकेंड फेज, ये 1967 से हम लोग 1970 के बीच लेते हैं। और इस दौर में सर्वोच्च न्यायालय ने इसका सक्रिय और आक्रामक रूप से प्रयोग किया, क्योंकि इस समय जो है थोड़ा उठक पटक भी हो रहा था। नकारात्मक प्रयोग किया क्योंकि और जब ये प्रयोग कर रहा था तो संसद कमज़ोर नज़र आने लगा था, कमज़ोर नज़र आने लगा। ठीक है, जैसे कि 1967 में एक मामला याद होगा, वो था गोलकनाथ मामले। ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो है 11 सदस्यीय पीठ का गठन किया था और इसने घोषणा की थी कि संसद मूल अधिकारों को किसी भी तरह से कम नहीं कर सकती। संसद मूल अधिकारों को किसी तरह कम नहीं कर सकती। ठीक है, और इसके बाद 1970 में जो है बैंक राष्ट्रीयकरण अध्यादेश लाया गया था। बैंक राष्ट्रीयकरण अध्यादेश यानी बैंक नेशनलाइजेशन ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये लाया गया और ये बाद में जाके जो है अधिनियम बन गया। ठीक है, और अधिनियम बनने से जो है सुप्रीम कोर्ट जो है जो संपत्ति जो मूल अधिकार का हिस्सा था, ठीक है, इसके अतिक्रमण को आधार पर जो है इसको रद्द कर दिया था। और उसके कुछ दिन के बाद जो है इस अध्यादेश को भी रद्द कर दिया। ठीक है, तो उस समय जो है आक्रामक रूप मतलब इसका प्रयोग किया गया था। और जो इसका तीसरा चरण है इसको हम लोग 1971 से 1976 मान सकते हैं, थर्ड फेज। ठीक है, और इस समय जो है संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच जो है संघर्ष की स्थिति थी, क्योंकि 1971 में, ठीक है, इंदिरा गांधी इन्होंने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया था, यानी 1971, और इसके माध्यम से संसद को संविधान संशोधन की असीम शक्ति प्रदान की गई थी। असीम शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय इसका जो न्यायिक पुनर्विलोपन का शक्ति था इसको सीमित कर दिया गया था। इस 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर जो है अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती मामला आया। ठीक है, और इसमें जो है 13 सदस्यीय पीठ का गठन किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है निर्णय दिया गया कि संसद जो है
मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, दोनों ढांचे का अतिक्रमण नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ठीक है। और इस संशोधन के माध्यम से जो है सर्वोच्च न्यायालय ने तय कर दिया था कि मूल ढांचे का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। फिर आगे जाके जो है इसी को एक रूप देने के लिए 42वें संविधान संशोधन किया गया, और इसके माध्यम से जो है जो न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति है उस पर 3 तरह के प्रतिबंध लगाए गए। शक्ति पर 3 तरह के प्रतिबंध लगाए गए। ठीक है। और वो प्रतिबंध क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय केवल सांसद द्वारा निर्मित विधियों का पुनरावलोकन कर सकेगा, जबकि उच्च न्यायालय केवल राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों का पुनरावलोकन कर सकेंगे। और दूसरा था, न्यायिक पुनरावलोकन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम 7 या और राज्य के उच्च न्यायालय में कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी, और पीठ के 2/3 सदस्यों के बहुमत से ही किसी विधि को असंवैधानिक घोषित किया जाएगा, साधारण बहुमत से नहीं। ऐसा किया गया था। फिर इसका जो अगला चरण था, इसको हम लोग चौथा चरण कह सकते हैं, 4th फेज। ठीक है। इसको 1977 से वर्तमान कह सकते हैं। ठीक है। इस दौर में स्पष्ट होता है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो संविधान के मूल ढांचे में शामिल हो गया, कि शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बन गया। अब जो है संसद इसको किसी भी तरह से कम या समाप्त नहीं कर सकती है। ठीक है। जैसे कि जो 43वें संविधान संशोधन जो लाया गया और ऊपर में जो 3 प्रतिबंध लाए गए थे, वो तीनों प्रतिबंध 43वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया, और इसके बाद पुनरावलोकन की शक्ति वैसी ही हो गई जैसे 42वें संविधान संशोधन से पहले थी। और 1980 में मिनर्वा मिल्स मामला लाया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन समान स्थिति में संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। उसी तरह फिर जो है 1981 में बामन राव मामला लाया गया, उसमें भी न्यायालय ने स्पष्ट किया। फिर जो केशवानंद भारती मामला था उसमें भी स्पष्ट कर दिया था। और फिर 1997 में जो एल चंद्र कुमार मामला लाया गया था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट घोषणा की कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है, और इसको जो है विधि द्वारा नहीं छीना जा सकता, ना ही इसको किया जा सकता। तो इससे संबंधित एक और लिखने से एक फायदा है, जैसे कि 1980 में मिनर्वा मिल्स मामला लाया गया। ठीक है। इसके बाद जो है 1981 में बामन राव मामले, ठीक है, इसमें भी उन्होंने स्पष्ट किया। इसी तरह जो 24 अप्रैल 1973 था केशवानंद भारती मामला, ठीक है, भारती मामले, ठीक है, उसमें जो 9वीं सूची में डाल दिया गया था। फिर जो 1997 में एल चंद्र कुमार मामला था, ठीक है, इन सब में जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है इसको मूल ढांचे का हिस्सा बनाया गया, मूल ढांचे का हिस्सा है ये बताया गया। ठीक है। अब हम लोग जो है देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की अन्य शक्तियाँ। इसमें हम लोग जो है उसके निर्णय पर पुनर्विचार और सुधारने की शक्ति देखेंगे।
ये जो है अन्य शक्तियाँ व अधिकारिता यानी कि अदर पावर्स एंड जुरिडिक्शंस, ठीक है। तो इसमें हम लोग अलग अलग तरह के जैसे देखेंगे, इनके अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति, इसको हम लोग शॉर्ट में ही देखेंगे। जैसे कि जो अनुच्छेद 137 है, ये सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है कि वह अपने निर्णयों या आदेशों का पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन्हें बदल भी सकता है, ये देता है। और जिन याचिकाओं के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्वलोकन करता है उसको पुनर्विचार याचिका कहते हैं, ठीक है। उसको पुनर्विचार याचिका कहते हैं। इसको रिव्यू पिटीशन कहा जाता है। और ऐसा याचिका निर्णय के 30 दिन के भीतर ही दी जा सकती है। याचिका बिना मौखिक तर्कों के सिर्फ लिखित कागज़ों के आधार पर उन्हीं न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जाती है जिन्होंने निर्णय दिया था। ऐसी याचिका तभी स्वीकार की जाती है जब प्रार्थी निर्णय देने वाले न्यायाधीशों को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाए कि उनसे निर्णय में कोई भूल हुई है और मामलों की गंभीरता को देखते हुए उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पिछले कुछ समय से एक अवधारणा प्रचलित है, उसको जो है उपचारात्मक याचिका या फिर दोषाहारी याचिका कहते हैं। उपचारात्मक याचिका या फिर दोषाहारी याचिका कहते हैं, ठीक है। क्यूरेटिव पिटीशन कहा जाता है इसको। ये धारणा प्रचलित है क्योंकि इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो जाती है, किंतु पीड़ित पक्ष किसी अति गंभीर आधार पर उपचार का निवेदन करना चाहता हो। और यह याचिका तभी दायर की जा सकती है जब सर्वोच्च न्यायालय का कोई विशिष्ट अधिवक्ता प्रमाणित कर दे कि उक्त मामले में गंभीर अन्याय हुआ है और न्यायालय को उपचारात्मक याचिका स्वीकार करनी चाहिए। यह प्रमाण पत्र मिल जाने पर याचिका एक पैनल को भेजी जाती है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है उस मामले के निर्णय जो सुनने वाले न्यायाधीश होते हैं वो भी शामिल होते हैं। और इस पैनल में जो है बहुमत के आधार पर तय किया जाता है कि याचिका स्वीकार करने योग्य है या नहीं। इसके लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं किया गया, ठीक है। इसी तरह इसको दूसरा जो अधिकार है, शक्ति है, वो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर अबाध्यकारी होना। जैसे कि एक अनुच्छेद है 141, इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबाध्यकारी होगी। और इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय, आदेश या निर्देश दिया है तो शेष सभी न्यायालय उसे अंतिम विधि के तौर पर स्वीकार करेंगे। इसमें निहित है कि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार पर यदि उसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है तो देश के सभी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ही विधि मानेंगे, न कि संसद द्वारा पारित अधिनियम को। इसी प्रकार यदि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किसी उपबंध की नई व्याख्या करता है तो सभी न्यायालयों के लिए उसी व्याख्या को संविधान का वास्तविक अर्थ मानना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा जो तीसरा है वो है पूर्ण न्याय करने की शक्ति, पूर्ण न्याय करने की शक्ति। और इस शक्ति की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 142 में किया गया है और इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश दे सकेगा जो उसके समक्ष किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आवश्यक हो। और इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसा निर्णय संसद द्वारा बनाई गई विधि या उस विधि के अंतर्गत बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार लागू होगा। और यदि संसद ऐसा विधि नहीं बनाई है तो वह उस रीति से लागू होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निश्चित करे। और यदि संसद ने ऐसी कोई विधि न बनाई हो तो वह उस रीति से लागू होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निश्चित करे, ऐसा इसमें कहा गया है। और इस शक्ति का सबसे व्यापक प्रयोग जो है वह इस एक मामले में देखा गया था और वह मामला था जो यूनियन कार्बाइड वाला जो था, यूनियन कार्बाइड बनाम यूनियन कार्बाइड निगम बनाम भारत संघ। ये 1991 का मामला था, इसमें इसका प्रयोग देखा गया। और अभी हाल में ही जो ब्रिजमोहन लाल बनाम भारत संघ है, यानी ये 2012 का मामला था, इसमें भी देखा गया। और इस मामले में जो है फास्ट ट्रैक अदालतों को बंद किए जाने के सरकारी निर्णय से जुड़े प्रश्न पर विचार करते हुए पूर्ण न्याय की शक्ति का पुनः प्रयोग किया गया और 3 महीने के भीतर अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों के 10% नए पद बनाने का आदेश दिया गया था इसके अंतर्गत। ठीक है। इसके अलावा जो अगला था वो है, इसी में अगला है पूर्ण न्याय करने की शक्ति है। इसका अगला जो है मामलों का स्थानांतरण करने की शक्ति। ठीक है। और यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को जो है अनुच्छेद 139 क के द्वारा दिया गया है और ये अनुच्छेद जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। हाँ, और इसके अलावा जो 44वें संविधान संशोधन है उसके द्वारा इसमें कुछ परिवर्तन भी किया गया। जैसे कि अनुच्छेद 139 का है, ये न्यायालय को 2 शक्ति देता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय को 2 शक्ति प्रदान करता है। पहला शक्ति ये है कि किसी उच्च न्यायालय से कोई मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि यदि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न निहित हो और उससे जुड़े मामले अलग अलग उच्च न्यायालय में चल रहे हो तो सर्वोच्च न्यायालय उन सभी मामलों को अपने पास मंगवाकर एक साथ निपटा सकता है और ऐसा वह महान्यायवादी के निवेदन पे भी कर सकता है। ठीक है।
और स्वप्रेरणा से भी कर सकता है। महान्यायवादी के निवेदन, ठीक है, और स्वप्रेरणा से यानी कि सो मोटो से भी कर सकता है। और दूसरी शक्ति जो है वो है एक उच्च न्यायालय के मामले को किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति, इसका मतलब क्या है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय को उचित प्रतीत हो तो वह किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी मामले को किसी अन्य उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर सकती है। और ऐसा प्रायः तब किया जाता है जब किसी उच्च न्यायालय में न्याय के अनुकूल परिस्थितियां ना हो। जैसे कि कुछ वर्ष पूर्व जो है जो गोधरा कांड हुआ था, यानी कि गुजरात में जहाँ पर दंगे भड़क गए थे, तो उससे जुड़े मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इस शक्ति का प्रयोग किया था। ठीक है, गोधरा कांड में प्रयोग हुआ था। इसके अलावा जो है एक और है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित नियम बनाने की शक्ति, जैसे कि अनुच्छेद 145 में सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वह अपनी प्रक्रिया संबंधी नियम बना सकता है। हम लोग इसमें यहीं तक रखते हैं।